नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा संसद भवन के बारे में। नई संसद भवन के बारे में 3 बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि पूर्व की ओर कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो प्लॉट है रोम्बस शेप का या जिसे डायमंड शेप का कह देते हैं, उसमें जो पहले से गोलाकार बिल्डिंग है उसके पूर्व की ओर कंस्ट्रक्शन होगी, तो ये शुभ है या नहीं। दूसरा है इसका क्षेत्रफल, इसका माप पहले वाली बिल्डिंग से ज़्यादा है, तो ये शुभ है या नहीं। और तीसरा है इसमें अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ होंगी, अब भूमिगत क्रियाकलाप होने वाले हैं। नीचे नीचे सेंट्रल विस्ता की सभी बिल्डिंग्स को जोड़ दिया जाएगा, तो ये सभी वास्तु के हिसाब से शुभ है या नहीं। तो सबसे पहले लेते हैं पूर्व की ओर वृद्धि। तो इसमें आपने देखा सामने आपके है ड्राइंग, जो एग्जिस्टिंग रोम्बस शेप का प्लॉट है उसके 2 बराबर पार्ट कर दिए गए, तो 2 ट्रायंगुलर शेप के प्लॉट हो गए। तो उसमें लेफ़्ट वाला जो वेस्ट साइड का प्लॉट है उसमें गोलाकार बिल्डिंग है अभी जो बनी हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने की, और अब जो बनने जा रही है वो पूर्व वाले ट्रायंगुलर प्लॉट पे बनेगी। तो इसके बारे में मैं मतम में हमें मिलता है कि पूर्व की ओर वृद्धि करना बढ़िया है। तो इसमें क्या कहा गया है, 29वें अध्याय 35वें अध्याय में श्लोक मिलता है, पौराणाम यद वस्तु वर्धितुम इच्छेद बहि ततः तस्मात् प्राग उत्तर दिशि वृद्धि शस्ता परितस्तु व न्याय्य। मतलब यदि भवन को बाहर बढ़ा के निर्मित करने की आवश्यकता है, बड़ा बनाना है भवन पहले से ज़्यादा, तो उसे पूर्व या उत्तर दिशा में बढ़ाना अच्छा होता है, या फिर चारों ओर बढ़ाना चाहिए। लेकिन केवल दक्षिण या पश्चिम में बढ़ाएंगे तो वास्तु का नाश हो जाएगा। ये प्राचीन ऋषियों का मत है। तो प्राचीन जो वास्तुशास्त्री थे, वास्तु के ऋषि थे, एक्सपर्ट थे, जो उन्होंने क्या कहा है, या तो चारों तरफ बढ़ाओ बिल्डिंग को, या फिर उत्तर की ओर बढ़ाइए या पूर्व की ओर बढ़ाइए। केवल दक्षिण में बढ़ा रहे हैं या केवल पश्चिम में बढ़ा रहे हैं तो उस वास्तु का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भवन है, संसद भवन एग्जिस्टिंग, उसके पूर्व की ओर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बहुत बढ़िया है एक हिसाब से। तो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई दोष नहीं है, पूर्व की ओर कंस्ट्रक्शन हो रही है पहले वाले प्लॉट के। अब आइए दूसरी बात क्या है, माप और क्षेत्रफल, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के बारे में भी मैं मतम में मिलता है 35वें अध्याय में। मैं यहाँ संस्कृत टेक्स्ट शेयर कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं उसको क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस है हमारे साथ में। जीर्णोद्धार के समय ये कहा गया, इसमें जीर्णोद्धार के समय ग्राम आदि का, गृह आदि का तथा शाला आदि का व्यास एवं लंबाई मूल से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, जो पहले से एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, जब आपने नई बिल्डिंग बनानी है तो उसे बड़ी बनाइए, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ओवरऑल मूल से कम कभी ना हो, उतनी ही हो या उससे ज़्यादा हो। और किसमें, ना केवल घर में, क्या कहा, ग्राम पूरा शहर बसाना है, पूरा घर, या शाला मतलब एक कमरा। मान लो पहले वाला ड्राइंग रूम जो आपका था, अब नया बना रहे हो आप मकान, तो उसमें नेचुरली आप चाहते हो ना बड़ा बने, बड़ा बनाना चाहते हो, बेडरूम बड़ा चाहते हो, टॉयलेट बाथरूम बड़ा चाहते हो, वही मतलब है। तो ये ऋषियों ने कहा है, हर कोई आदमी प्रोग्रेस करना चाहता है। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग स्पेस है, तो हम चाहते हैं कि इससे बड़ा बनाएं, LIG की जगह MIG लें, MIG की जगह HIG लें, फिर अपना प्लॉट लें, उसमें कंस्ट्रक्शन करें, अपना बंगला हो, हर कोई चाहता है। तो श्रेष्ठ मुनियों ने क्या कहा है, लंबाई चौड़ाई आदि पहले से कम होना अच्छा कभी नहीं है, उतना ही हो या बढ़ के हो। जिस तरह हम 101 501 दक्षिणा देते हैं ना, एक मतलब बढ़ा के थोड़ा सा, तो लंबाई चौड़ाई पहले के बराबर हो या उससे अधिक बनानी चाहिए। और फिर मंजिलों के बारे में भी कहा है, घर में मंजिलें भी पहली बिल्डिंग के अनुसार निर्मित करनी चाहिए, उससे कम करना उचित नहीं है। मतलब या तो पहले जितनी हो, मान लो पहले 3 मंजिल की थी, अभी भी 3 मंजिल की होनी चाहिए, पहले 4 मंजिल की थी, अभी भी 4 की हो, या फिर ज़्यादा उससे भी। ये तो हो गया ओवरऑल डायमेंशंस की बात। अब आइए, जो वर्तमान संसद भवन है, वर्तमान जो संसद भवन है उसके अंदर का जो खुला एरिया छोड़ दें अगर, मतलब केवल कंस्ट्रक्टेड एरिया 16,844 स्क्वायर मीटर है। और जो नया बनेगा संसद भवन, ये जो हेक्सागोनल बिल्डिंग बनने वाली है, इसका एरिया अंदर की खुले हिस्से को छोड़ दें तो ये बनेगा 20,866 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या है, पहले वाली बिल्डिंग से जो नई बिल्डिंग बनेगी वो 4,022 स्क्वायर मीटर के लगभग 1 एकड़
ज़्यादा एरिया की होगी। जो हमारे ऋषियों ने कहा था कि पहले वाली बिल्डिंग के बराबर या उससे बढ़ा के बनाइए, तो ये बढ़ के बन रही है, 1 एकड़ एरिया ज़्यादा बन रहा है। तभी तो बढ़े हुए संसद सीटों के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट हो पाएगी, बैठने की जगह बन पाएगी। तो लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लाउंज या कोर्टयार्ड है, अंदर की ये 3 जो मेन बिल्डिंग्स हैं, इनको छोड़ के बाकी जो 6 तरफ परकोटा टाइप है, वो सारी बिल्डिंग 4 मंजिला होगी। और इसमें मंत्रियों के ऑफिस और समिति कक्ष होंगे, कमेटी रूम्स। पुरानी संसद भवन की ऊंचाई 21 मीटर है, तो हम ये आशा करते हैं कि नई बिल्डिंग भी बराबर होगी उसके हाइट में। अब आइए तीसरी बात जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, भूमिगत क्रियाकलाप। नई बिल्डिंग में जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो बेसिकली ये पूरे सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो उसका हिस्सा है। एक संसद भवन उस पूरे का एक हिस्सा है। तो इसमें 10 और भवन होंगे और उन 10 भवनों में 51 केंद्रीय मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। और ये पूरा परिसर, पूरा कॉम्प्लेक्स भूमिगत रास्तों से आपस में जुड़ा होगा। अंडरग्राउंड ट्रांजिट कनेक्टिविटी होगी, नीचे आ जा सकेंगे। तो नई संसद भवन में सांसदों के कक्षों में भूमिगत स्तर से, तहखानों से वीवीआईपी पहुंच होगी। वीवीआईपी लोग सीधे उन तक पहुंच सकेंगे नीचे, यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण लोग जमीन के नीचे सीधे उन तक पहुंच सकेंगे। आपदा या विपत्ति के मामले में, मतलब कैलेमिटी है अगर, तो आपातकालीन निकासी के प्रावधानों के साथ साथ उच्च कोटि के सुरक्षा उपाय भी होंगे। ये तो प्रोविजंस हैं। ओके, तो अब मैं बताता हूँ वास्तु क्या कहता है इस मामले में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें प्रकरण 15 अध्याय 19, जिसका नाम है निशांत प्रणिधि, उसमें हमें मिलता है कि राजा अपना ऐसा महल बनवाए कि दीवारों और रास्तों का पता ना चले। ऐसे मकान को मोहन ग्रह या भूल भुलैया कहते हैं। जिस तरह आप देखिए लखनऊ का इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया भी कहते हैं उसको। दुर्योधन की कहानी है कि वो इस तरह की रचना की गई थी, इंद्रप्रस्थ का इस तरह निर्माण किया गया था कि जहाँ पानी लगता था वहाँ फर्श था, और जहाँ फर्श महसूस होता था वहाँ पानी था, और वो गिर गया पानी में, और उसकी इस तरह हंसी उड़ाई गई, और वो महाभारत का बहुत कारण बनी। तो राहु का इफेक्ट आ जाता है। ऐसी जगह भूल भुलैया है। जिस तरह एंटर द ड्रैगन मूवी है, उसका लास्ट सीन है जो मिरर हाउस है, पूरा शीशे ही शीशे लगे हुए हैं, भूल भुलैया है, पता ही नहीं चलता वो विलेन है जो कहाँ छुपा हुआ है। फिर जब वो शीशे तोड़े जाते हैं तब पता चलता है। तो आगे क्या कहा है कौटिल्य ने, उसमें आने जाने की गुप्त सुरंगें होनी चाहिए। इसकी दीवारों, पोले खंभों के भीतर आने जाने और चढ़ने उतरने के रास्ते होने चाहिए। राजा इनमें यंत्रों का प्रयोग करे, जिन यंत्रों को इच्छा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे किया जा सके, दाएं बाएं हटाया जा सके। और ये सब अब आप देखो नई संसद भवन में अप्लाई किया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि सरकारी अधिकारी और आम जनता भूतल का उपयोग खुल के कर सकेगी। नीचे आवाज आई होगी तो ऊपर आराम से कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस आलीशान संसद भवन की इमारत के अंदर की सुरंगें, इसकी नेक नियति प्रजातंत्र के शुभ इरादों के खिलाफ ही काम करेंगी। आप देखो प्रेस का ज़माना है, जो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, प्रेस, मीडिया। सीएजी है हमारे यहाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, सीबीआई है, जांच एजेंसीज है, इतनी कोर्ट्स हैं, मीडिया है। उस वक्त में आप अंडरग्राउंड एक्टिविटी उनको शह दे रहे हो। बुराड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। अंग्रेजों तक ने जब कोरोनेशन पिलर स्थापित किया था ना बुराड़ी में, यहाँ पे बननी थी नई दिल्ली, लेकिन यहाँ लो लाइंग एरिया, पानी ठहर जाता है, तो रायसीना हिल पे बनाई गई फिर, जो नई दिल्ली वर्तमान है। पुराने सारे गांव, मैं नरेला में रहता हूँ खुद, मेन पुराना नरेला ऊंचाई पे बसा हुआ टीले पे, रिठाला टीले पे है। ज़्यादातर पुराने गांव देख लेना, दिल्ली के पुराने गांव जो है टीलों पर हैं, वहाँ पानी गिरते ही सारा बह जाता था। और अब आप नीचे सुरंगें बना रहे हो। दिल्ली का हाल देखो, वाटर लॉगिंग आम बात है। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए, यमुना में पानी बहुत आ गया था, नीचे वो पानी पूरे लक्ष्मी नगर में, जो विकास मार्ग के दाएं बाएं जिन्होंने भी वो बनाए हुए थे बेसमेंट, उन सब में भर गया था।
तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आम बात है, पानी भरने की समस्या आम बात है। अभी आप देखिए मिंटो ब्रिज, हर साल बुरा हाल होता है वहाँ पानी भरने का। अब की बार तो आज़ादपुर सबवे में इतना बुरा हाल हो गया पानी भरने से। ये सब राहु इफेक्ट है। फिर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है बेसमेंट्स में या नीचे अंडरग्राउंड जो रास्ते हैं, हवा का निर्बाध प्रवाह नहीं हो पाता, लाइटिंग की समस्या रहती है, धुंधलका है, जो अंधेरा है, सीलन है, उस सब का कारक राहु है। राहु पाखंड का कुछ दिखाना, झूठ बोलना, उन सब का भी कारक है। तो इस वजह से फिर इलीगल एक्टिविटी बढ़ जाती हैं। कनॉट प्लेस जो दिल्ली का दिल है, आप देखो उसमें क्या हाल है, सारे सबवेज में शाम होते ही उसमें ये चर्सी और स्मैक पीने वाले बैठे मिलेंगे आपको। कोई आदमी नॉर्मल पर्सन है वो पार नहीं करना चाहता। अंधेरा अनैतिकता को और इलीगल एक्टिविटीज़ को शह देता है, बढ़ावा देता है। अंडरग्राउंड पार्किंग में कोई जाके राजी नहीं। अब देखो ये कनॉट प्लेस में ही पालिका पार्किंग में इतना कम रेट है, फिर भी कोई जाके राजी नहीं है। बाहर सब खुली में, धूप में, हवा में खड़ी करके राजी हैं गाड़ी। तो इन सब का असर रहेगा, राहु का असर रहेगा। ये सब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ नीचे जो केवल ट्रैफिक का कारण बता के जिसको एनकरेज किया जा रहा है, उसे बहुत भारी प्रॉब्लम आने वाली है। कनॉट प्लेस का एग्जाम्पल है, मैं तो एमसीडी में रहा हूँ। हमने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पे इनवाइट किया था लोगों को, आओ जी बनाओ, मेंटेन करो और उसमें दुकानें खोलो। जो सबवेज हैं उनमें कोई नहीं आया, कोई इंटरेस्ट लेके राजी नहीं है उसमें। तो इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।